रेफरेंस टू द पब्लिक गुड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पब्लिक गुड होते हैं उनको ऐसा नहीं है कि आप एक कि जो सपोज मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कोई प्राइवेट गुड है, ठीक है, कोई प्राइवेट गुड है, तो प्राइवेट गुड फॉर एग्जांपल कोई मूवी की टिकट है, और ये मूवी टिकट जो है जो इसके लिए पे करेगा वही इनमें इंक्लूड होगा, ठीक है ना, जो इसको पे नहीं करेगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। बट जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो सब के लिए होते हैं, ठीक है। सपोज़ डिफेंस, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम डिफेंस में कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं कुछ लोगों को नहीं प्रोटेक्ट करते, हम सारे के सारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सो डिफेंस इज़ अ पब्लिक गुड, तो यहाँ पे सारे को सारे इंक्लूड करना पड़ता है। सो दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर, पहला सही। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, दे आर नॉन रिवाइवलस इन नेचर। रिवाइवलस का मतलब है कि ये ख़त्म नहीं होते, ठीक है ना, ये ख़त्म नहीं होते, हमेशा रहते हैं। है ना, मतलब एक आदमी के कंजप्शन से ये ख़त्म नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है पब्लिक गुड, ये भी सही है। थर्ड, नेशनल डिफेंस इज़ अ पब्लिक गुड। अभी भी हमने देखा कि नेशनल डिफेंस क्या है, नेशनल डिफेंस इज़ अ पब्लिक गुड, तो ये भी सही। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन अबीज आर करेक्ट, 1, 2 and 3 ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो सी इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, उसके बाद 32nd क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है, आसान भाषा में समझें तो एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना, ठीक है ना। कोई भी लोन है, किसी ने लोन लिया है तो लोन को कैसे पेमेंट करना चाहता है, ये इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। और ये इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है तो क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे एमोर्टाइजेशन। तो डी स्टेटमेंट सही लग रहा है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रनिंग डाउन और पेमेंट ऑफ लोन्स बाय इंस्टॉलमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू बॉम्बे प्लान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो बॉम्बे प्लान था, ये बॉम्बे प्लान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो बॉम्बे प्लान था उसने क्या किया, पहले तो एबॉलिश किया ज़मींदारी सिस्टम को, एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, ठीक है, ज़मींदारी को हटा दिया, तो फिर क्या करेंगे, जो पीजेंट्स हैं क्या काम, कहाँ काम करेंगे, इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द प्लान एम्ड एट एग्रीकल्चरल रिस्ट्रक्चरिंग थ्रू द एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, बिल्कुल सही है, ये एग्रीकल्चर को रिस्ट्रक्चर करना चाहता था ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करके। इट एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस हार्डशिप ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू इन्फ्लेशन। ये बोलता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही तरीका है किस चीज़ का, टू रिड्यूस हार्डशिप। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन ऑफ इज आर करेक्ट पूछा है हमसे, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। विथ रेफरेंस टू नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, निस्था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निष्ठा, पहला स्टेटमेंट, निष्ठा इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये तो सही है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, बट इट इज़ नॉट अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये किसके अंडर है, ये समग्र शिक्षा अभियान के अंदर है। किसके अंदर है, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर है। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको करेक्ट पूछा है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स ही आते हैं,
हायर सेकेंडरी स्कूल्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद डिजिटल कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड टीचिंग मैथड टू सपोर्ट द टीचर, ये सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? 1 and 3, सॉरी only 3 is correct। 34th number question, consider the following statement with reference to neo banks in India। नियो बैंक्स की बात करनी है, तो नियो बैंक्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि नियो बैंक्स क्या इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, ओके। और ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं है, दे आर नॉट शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एंड ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। और ये डिजिटली ही ऑपरेट होते हैं, ओके। सो यहाँ पे अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, दे यूज़ AI टू ऑफर बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू देयर कस्टमर, सही है। दे आर नॉट, सेकेंड स्टेटमेंट, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल कमर्शियल बैंक बाय द RBI, बिल्कुल सही है। न्यू बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, न्यू बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑफर क्रेडिट फैसिलिटीज़, ये एक्सेप्ट नहीं करते डिपॉजिट, और क्या करते हैं, ये ऑफ़र करते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू देयर कस्टमर ऑन देयर ओन, है ना, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं कस्टमर को अपने से। न्यू बैंक्स ऑपरेट सोली डिजिटली और वाया मोबाइल एप्लीकेशन, ये सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अब इज आर करेक्ट? 1, 2 and 3 all is correct। Consider the following statements with reference to foreign exchange rate। ओके, पहला स्टेटमेंट, rise in India's foreign exchange rate with the United States may lead to a decrease in India's import, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना, मतलब इंडिया का जो फॉरेक्स है वो बढ़ता है, मतलब जो गुड है ना, जो सामान है वो इंडियन रूपी में कॉस्ट उनका ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एक पेन है, ये पेन है US डॉलर, सपोज ये US डॉलर में अगर हमारे पास 1 रुपी 1 डॉलर इक्वल्स टू अगर 60 रुपी हो रहा है, तो अगर ये पेन 1 डॉलर का मिल रहा है तो ये इंडियन रुपी में कितना मिलेगा, 75 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। तो क्या इसको इंपोर्ट करेंगे हम लोग? नहीं इंपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। सो इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंपोर्ट रिड्यूसेस। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यस। जो फ्लेक्सिबल क्यों है, ये फ्लेक्सिबल इसीलिए क्योंकि ये इसको डिमांड एंड सप्लाई का जो फोर्स है ना, एक्सचेंज रेट मतलब अगर डिमांड बढ़ गया, जैसे येन है, जापानीज़ येन है, इसका डिमांड अगर बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गया तो इसका जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यही फॉलो करते हैं। तो ये सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, a rise in the interest rate of government bond in a country can lead to an appreciation in the currency। अगर कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनके क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जा रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अगर फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज़्यादा है, तो क्या होंगे, रुपीज़ खरीदेंगे। अगर रुपीज़ खरीदेंगे तो क्या होगा, इसका जो एप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा, ओके, बिल्कुल होगा। Which of the statement given above is are correct? 1, 2 and 3 all the statements are correct। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are the member economies of Asia Pacific Economic Cooperation APEC? APEC मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में कौन कौन से मेंबर्स हैं? हांगकांग है, फिलीपींस है, कनाडा है, पपुआ न्यू गिनी है। ये 4 कंट्रीज़ हैं। नाम समझ आ रहा है, एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है ना। एशिया में कौन कौन हो जाएंगे, फिलीपींस हो जाएगा, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़, हांगकांग हो जाएगा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, पापुआ गिनी जो कि पैसिफिक के अंदर है, और कनाडा जो कि पैसिफिक से अपना बॉर्डर शेयर करता है, पैसिफिक ओशन से, है ना। इक्वाडोर तो नहीं है और इंडिया नहीं है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, तब सॉल्व कर पाएंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अब इज आर करेक्ट? 2, 3, 5 and 6। 38th नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड
क्या होता है देख लेते हैं पहले तो। टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करना है, TOT। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इम्पोर्ट। ये डिफरेंस नहीं होता है, ये रेशियो होता है। रेशियो किसका? इम्पोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट, सॉरी, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट, ये रेशियो होता है, नॉट डिफरेंस। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन ऑफ इज आर करेक्ट पूछा है हमसे, पहला गलत हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अ फॉल इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, अ फॉल इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड मीन्स दैट द कंट्री मस्ट एक्सपोर्ट मोर गुड्स एंड सर्विस टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ इम्पोर्ट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हमको सेम रेट मेंटेन रखना है टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये फॉल हो रहा है। वो क्या कर पाएगा? मेंटेन हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट पूछा हमसे 2 ओनली। विथ रेफरेंस टू इंद्राजल, with reference to Indrajal recently in news, consider which of the statement is correct। इंद्राजल क्या है? इंद्राजल एक इंडिजिनस एंड ऑटोनोमस ड्रोन है जिसको इंडिया ने डेवलप किया था, ठीक है। तो एक भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फैक्ट बेस्ड क्यों है? कि करंट अफेयर्स जुलाई 2021 में था ये। 40 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एसेट फॉर द RBI। एसेट मतलब पूंजी, इनमें से कौन सी चीज़ पूंजी है, मतलब फ़ायदा होता है RBI को। करेंसी नोट हेल्ड बाय द पब्लिक, भाई जो करेंसी नोट से RBI का घाटा है, इट इज़ नॉट एसेट, इट इज़ लाइबिलिटी। क्योंकि मेरे पास 100 रुपये का नोट है, तो मैं जब इसको RBI को दे के जाऊँगा ना, RBI को जब मैं इसको दिखाऊँगा तो क्या करेगा? RBI मेरे को 100 रुपये का सामान देगा। ओके, सो इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑन दी RBI। सो पहला गलत हो गया। बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड, ये जो है ये क्या है? एक तरह का एसेट है RBI के पास। क्योंकि सपोज़ कोई RBI है, ठीक है, RBI ने क्या किया, मैंने कुछ सिक्योरिटीज़ जमा की, ठीक है, ठीक है ना। सपोज़ मैंने RBI से क्या लिया? लोन लिया। तो इसमें अगर RBI से लोन लिया तो मेरे को बिल दिया, तो इस बिल पे RBI को बिल परचेस, माने जो RBI ने जो बिल परचेस किया उस पर क्या मिलता है? इसको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अगर इसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो इसके लिए क्या हुआ? एक एसेट हुआ। एंड डिस्काउंटेड, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि इसमें इंटरेस्ट रेट मिले। ऐसा होता है कि लोन मेरे को 10 लाख रुपए नहीं दिया, इसने 90 लाख रुपए लोन दिया, ठीक है, 90 लैक्स, और मेरे से लिया कितना? 1 करोड़ लिया। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड, ठीक है ना, बिल डिस्काउंटेड। तो दोनों में क्या होता है? RBI को फ़ायदा होता है, तो इट इज़ एन एसेट फॉर द RBI। थर्ड, वेज एंड मीन्स एडवांस। वेज एंड मीन्स एडवांस का मतलब है एक तरह का लोन बोरोइंग, है ना, लोन है एक तरह का, ठीक है ना, जो स्टेट्स और सेंटर लेता है RBI से, उससे भी क्या होता है? उसको इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो उसमें भी क्या है? वो भी एसेट हो जाएगा RBI के लिए ना। रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन, रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन एक लाइबिलिटी है RBI की। RBI रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन में क्या होता है? RBI को बैंक जो होते हैं ना, वो अपना पैसा देते हैं लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो अपना पैसा दे दिए यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है? RBI को बैंक्स को देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, और इसी इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। सो इट इज़ एन लाइबिलिटी ऑफ द RBI टू गिव इंटरेस्ट द बैंक्स, सो नॉट एन एसेट। फोर्थ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। करेक्ट पूछा है अपने पास, सेकेंड एंड थर्ड, B is the correct answer। With reference to micro insurance in India, consider the following statements। Micro insurance, okay, micro insurance की बात करनी है। It aim to promote insurance coverage among economically vulnerable sections of the society। इसी तो माइक्रो इंश्योरेंस में कौन कौन से इंश्योरेंस आते हैं? ऐसे, मतलब माइक्रो इंश्योरेंस में ऐसे इंश्योरेंस आते हैं जिसमें बहुत कम कॉस्ट लगता है, उनका बहुत कवरेज लिमिट बहुत कम होता है, ठीक है ना। लो इनकम पीपल्स के लिए है ये।
तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, एम्स टू प्रमोट इंश्योरेंस कवरेज अमॉन्ग इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल सी है, लो इनकम सोसाइटी के लिए क्या होता है, माइक्रो इंश्योरेंस होता है, लो इनकम सोसाइटी, लो इनकम फैमिलीज़ के लिए। ओके, दूसरा स्टेटमेंट, इट इज़ अ जनरल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विथ एन एश्योर्ड सम ऑफ लेस देन और इक्वल टू 50,000 ओनली। ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है ना वो 50,000 तक ही है, क्योंकि स्मॉल है, माइक्रो इंश्योरेंस है। एंड इंश्योर कैन नॉट इंश्योर कैन नॉट ऑफर कंपोजिट कवर और पैकेज प्रोडक्ट अंडर माइक्रो इंश्योरेंस। नहीं, ये ऑफर कर सकता है पैकेज प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो ये गलत हो गया। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव गिवन अबव इज आर करेक्ट। सो दूसरा दैट इज मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू NBFCs दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो NBFC क्या होते हैं? NBFC ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बैंक लाइक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट ये बैंक नहीं होते, ठीक है। ये लोन्स देते हैं, है ना, एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं, शेयर्स देते हैं, डिबेंचर, सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़, ये सबको ट्रेड होता है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर क्या होते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। सो पहला गलत हो गया। NBFC इंक्लूड इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज़ दैट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नहीं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वाले यहाँ पे नहीं आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल बिजनेस इज नॉट एग्रीकल्चर एक्टिविटी बट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ओके, एंड सेल ऑफ गुड्स एंड अदर सिक्योरिटीज़। सो ये गलत हो गया। थर्ड, NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि NBFC डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते, ओके, और NBFC डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। इनकट हमसे पूछा है, इनकट हो जाएगा 1 और 2। NBFC वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ऐसे शॉर्ट नोट्स टाइप के बना होना चाहिए अपने पास। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ओके, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ये नहीं आते हैं, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पेमेंट सेटलमेंट के अंदर नहीं आते हैं। ओके, तो ये हो गया। 43rd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू CA and TS एक्रीडेशन। एक्रीडेशन का मतलब क्या होता है, मान्यता, एक तरह का क्या है, मान्यता देने का तरीका है, ओके। रिसेंटली न्यूज़ ये जुलाई वाले में था, इसीलिए आया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ एन एक्रीडेशन प्रोग्राम ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। गलत, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का कोई एक्रीडेशन प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे डबल करने की बात तो करता है, बट इट इज़ नॉट अंडर द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, है ना। डबल करने की बात तो करता ही है, बट ये NTCA के अंदर नहीं है। सेकंड, अगर ये नहीं है तो यहाँ पे गाइड पूछा गया हमसे, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड डी ऑप्शन जिसमें फर्स्ट है वो हटा दिया हमने, सेकंड दोनों में कॉमन है तो सेकंड तो सही होगा। थर्ड, सुंदरबंस एंड मानस आर दी ओनली 2 टाइगर रिजर्व टू रिसीव दिस एक्रीडेशन। नहीं, 14 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं बहुत सारे, जिसमें क्या है अपने पास, जिनको CA and TS एक्रीडेशन मिला गया, जिसने डबल कर दिया अपना टाइगर पॉपुलेशन, है ना। उसमें कुछ एग्जांपल हो गए, मानस हो गए, काजीरंगा और जो कि तीनों असम में हैं। सुंदरबन ये लिख लेते हैं 14, जो कि इम्पॉर्टेंट है। 14 टाइगर रिजर्व जिसने क्या मिला, जिनको CA and TS एक्रीडेशन मिला, ओके। तो ये 14 टाइगर रिजर्व्स हैं, ये नामलाई, यहाँ पे मधुमलाई, जहाँ को CA and TS एक्रीडेशन मिला है, ठीक है ना। मानस कहाँ पे है, मानस है, मानस, काजीरंगा और ओरांग, ये तीनों कहाँ हैं, असम के अंदर। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, वाल्मीकि UP, ददुआ कहाँ है, ददुआ भी UP के अंदर है, पन्ना MP के अंदर है,
ठीक है ना। कान्हा भी एमपी के अंदर है, सतपुरा भी एमपी के अंदर है, अन्नामलाई एंड मधुमलाई तमिलनाडु, पेंच महाराष्ट्र के अंदर है, एंड प्रम्बिकुलम नाम समझ आ रहा है केरला के अंदर ही होगा, क्योंकि ऐसे नाम केरला के ही होते हैं, एंड बांदीपुर कर्नाटका के अंदर है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़े से। उसके बाद यहाँ पे थर्ड मतलब गलत हो जाएगा कि 14 को मिला है। सो यहाँ पे सेकंड सी पर सिर्फ सेकंड आंसर सही है, तो यहाँ पे बी इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर बी। विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी seen in news, consider the following statement. It is a legal tender issued by the central bank and is exchangeable 1-to-1 with the fiat currency। बिल्कुल सही है। जो फ़ोनपे वॉलेट है मेरे अंदर, उसको मैं क्या कैश से एक्सचेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इसका मतलब यही तो है, एक लीगल टेंडर है ना, बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है कि उसको मैं एक्सचेंज कर सकूँ। ओके। दूसरा, इट पेज हाई इंटरेस्ट टू कंज्यूमर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू द कैश डिपॉजिट इन द बैंक। नहीं, ये कम इंटरेस्ट देता है, मतलब इंटरेस्ट नहीं देता। इंटरेस्ट देता है क्या? नो इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। इट वुड नॉट अपीयर एज अ लाइबिलिटी ऑन द सेंट्रल बैंक। क्यों लाइबिलिटी नहीं होगी भाई? देना ही तो पड़ेगा, एक सोवरेन करेंसी है, लाइबिलिटी बिल्कुल होगी। सो इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अ टाइप ऑफ सोवरेन करेंसी, लीगली बाइंडिंग है। तो सेंट्रल बैंक के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि जितना का कॉस्ट है उतना का, जितना का ये करेंसी है उतना का क्या मिले उसको, गुड्स एंड सर्विस मिले। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन है विच आर करेक्ट पूछा है हमसे, करेक्ट टू वन ओनली, दैट इज सी इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करनी है, जो कि 12th 5 ईयर प्लान में जिसके बारे में बात किया गया था। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या कहता है पहला स्टेटमेंट। द 12th 5 ईयर प्लान हैज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेथड फॉर मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। ये 12th 5 ईयर प्लान था, इसने बोला तो था, जो कि 2012 से लेके 2017 तक था, इसने बोला तो था इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है ऐसा ग्रोथ जिसमें क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें सोसाइटी के हर पार्ट पे है ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो वो ग्रोथ। ठीक है ना, हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, है ना, सबकी एक साथ सबका साथ सबका विकास, है ना। एक लाइन में समझाएं तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब सबका साथ सबका विकास। ठीक है। बट जो पहला स्टेटमेंट है इसमें एक बात बोली गई है, इसमें बोला कि इट हैज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेथड फॉर मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात तो की गई थी कि ऐसा कोई भी मेथड नहीं बनाया गया था, नो मेथड। ओके, पहला गलत हो गया। नाउ सेकेंड, स्कीम लाइक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सही है, करेक्ट पूछा है हमसे, 2 ओनली, दैट इज बी। विथ रेफरेंस टू इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के पार्ट कौन कौन से हैं इसमें? ठीक है ना, तो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है अपने को ये दिमाग में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पे चीज़ें क्या क्या हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजैक्शन, ये दोनों जो है वो करंट अकाउंट के अंदर आते हैं। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें दो अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, और इस करंट अकाउंट में क्या आता है, नेट फैक्टर कॉस्ट आता है और नेट नॉन फैक्टर कॉस्ट आता है। इसके अंदर ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी आते हैं, जो कि कहाँ से मिला, फॉरेन कंट्रीज से मिला। और क्या आता है, गुड्स के अंदर जो ट्रेड हुए हैं, ठीक है, नॉट इन सर्विस, जो ट्रेड हुआ है गुड्स के अंदर वो आता है किसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर। ओके, और जो बायलैटरल लोन्स होते हैं ना और मल्टीलैटरल लोन्स, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। बायलैटरल और मल्टीलैटरल लोन्स ये किसके अंदर आते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो हमसे यहाँ पे करंट अकाउंट की बात की गई है, तो करंट अकाउंट में कौन कौन सा आ रहा है, नेट फैक्टर इनकम एंड नेट
नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजैक्शंस ये आते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट रिसीव फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़ ये आते हैं, मल्टीलेटरल एंड बायलैटरल लोन्स ये तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं, ट्रेड इन गुड्स ये किसके अंदर आते हैं, करंट अकाउंट के अंदर। हमसे करेक्ट पूछा गया है 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, सी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीज़न फॉर द ऑकरेंस ऑफ अर्ली अर्थ ओवरशूट डे। व्हाट इज़ अर्थ ओवरशूट डे? एक ऐसा डे जिसमें हमारे जो डिमांड्स है ना वो अर्थ जो सप्लाई कर सकता है उससे ज़्यादा हो जाए, उस डे क्या बोलते हैं, अर्थ ओवरशूट डे। तो जनरली 29 ऑफ जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, अर्थ ओवरशूट डे सेलिब्रेट करते हैं। ये एक न्यूज़ में था क्योंकि हमारे को एक महीने पहले वो अर्थ ओवरशूट डे दिखा, जो कि एक नॉर्मल हर ईयर होना चाहिए उससे, है ना। कि अर्थ ओवरशूट डे एक ऐसा डे है जहाँ पे हम सारे बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो अर्थ ओवरशूट डे। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द करेक्ट रीज़न फॉर द ऑकरेंस ऑफ अर्थ ओवरशूट डे। पहला, प्रोडक्शन ऑफ ग्रे हाइड्रोजन। हाँ बिल्कुल, ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे तो ओवरशूट डे जल्दी आ जाएगा। ये जो ग्रे हाइड्रोजन होगा क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैस, कैप्चरिंग द ग्रीन हाउस गैस मेड इन द प्रोसेस। क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है इससे क्या होगा, अपने पास ग्रीन हाउस गैस निकलेंगे, CO2 निकलेंगे, और ये ग्रीन हाउस जो ग्रे हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, CO2 ऐड करता है एटमॉस्फेयर के अंदर। जो ये ग्रे हाइड्रोजन है इससे क्या होगा, ग्रे हाइड्रोजन जो होता है वो CO2 को ऐड करता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगा और अर्थ ओवरशूट डे अर्ली आएगा। नाउ सेकंड, मतलब पहला सही है। सेकंड, कंट्रीज लिक्विडेटिंग द नेशनल इकोलॉजिकल एसेट्स। जो लिक्विडेट कर रहे हैं अपने नेचुरल नेशनल इकोलॉजिकल एसेट्स को, मतलब डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वही CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे प्लांट्स, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जिससे अर्थ ओवरशूट डे पहले आएगा। तो ये भी कारण हो सकता है अर्थ ओवरशूट डे का। मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्रीज इम्पोर्टिंग बायो कैपेसिटी थ्रू ट्रेड, है ना, मतलब अगर लोग जो कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, बायो कैपेसिटी दूसरे देश से ले रहे हैं, कार्बन क्रेडिट्स के हिसाब से अपना कार्बन रिलीज़ करते जा रहे हैं और दूसरे से कार्बन क्रेडिट लेके वो मैनेज कर रहे हैं। तो जिससे क्या हो जाएगा, उनका जो इकोलॉजिकल डेफिसिट हो जाएगा, कि इम्बैलेंस बन जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ ओवरशूट डे पहले आ जाएगा। तो ये भी सही है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। करेक्ट पूछा है 1, 2 एंड 3 डी। With reference to poverty in India as per the Tendulkar methodology, consider the following statement. The Tendulkar methodology used per capita monthly expenditure for poverty estimation. ये सही है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अर्बन पॉवर्टी इज़ ग्रेटर देन रूरल पॉवर्टी इन इंडिया। नहीं, जो अर्बन पॉवर्टी है उसका परसेंटेज अराउंड 12% है, और जो रूरल पॉवर्टी है इट इज़ डबल, दैट इज़ अराउंड 24%, ठीक है, 24-25%। तो अर्बन पॉवर्टी ज़्यादा है कि रूरल पॉवर्टी ज़्यादा है, रूरल पॉवर्टी ज़्यादा है। तो ये बोल रहा है अर्बन पॉवर्टी ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। 1 गलत, 2 गलत, सॉरी 1 सही है, सॉरी 2 गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है हमसे, 2 को मैंने एलिमिनेट कर दिया जहाँ जहाँ पे 2 है। अमॉन्ग ऑल स्टेट्स इन इंडिया बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, नॉट बिहार। छत्तीसगढ़ में 40%, अबाउट 40% पॉपुलेशन जो होते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं। सो ये भी गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, सॉरी डी इज़ द करेक्ट आंसर। गोवा इज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन, गोवा हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन अमॉन्ग ऑल द स्टेट्स। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI टेक्स इनटू अकाउंट इनडायरेक्ट टैक्सेस ना, WPI के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि जो WPI है वो क्या मेज़र करता है ना, ये क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को नहीं मेज़र करता, ठीक है, नॉट टेक इनटू अकाउंट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि
ये जो फिजिकल पॉलिसी है उसका इफेक्ट को हटाना चाहता है। WPI जो होता है वो इंक्लूड नहीं करना चाहता फिजिकल पॉलिसी का इफेक्ट को, ये उसको एक्सक्लूड करना चाहता है, इसीलिए क्या नहीं करता, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करता, अकाउंट नहीं करता। तो पहला गलत। फ्यूल एंड पावर सेगमेंट हैज़ द हाईएस्ट वेटेज इन WPI, नॉट फ्यूल एंड पावर। मैन्युफैक्चरिंग का हाईएस्ट वेटेज है, दैट इज़ अराउंड 65% वेटेज है मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये गलत हो गया। करेक्ट पूछा है डी, नाइदर वन नॉट टू इज़ करेक्ट। विथ रेफरेंस टू एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट, external benchmark lending rate mandated by the Reserve Bank of India, consider the following statements. RBI mandated bank to adopt external benching lending rate system for all floating rate loan. Yes, ये RBI का एक मैंडेट है। RBI ने सारे बैंक को बोल दिया है कि देखो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट सिस्टम को मेंटेन रखना पड़ेगा। द इंटरेस्ट रेट मस्ट बी रेस्ट बाय बैंक्स एज पर द एक्सटर्नल बेंचमार्क एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ ना, रेस्ट नहीं है, रीसेट। द इंटरेस्ट रेट मस्ट बी रीसेट बाय द बैंक्स एज पर द एक्सटर्नल बेंचमार्क एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ, नो एवरी 3 मंथ। हर 3 महीने में अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या करना चाहिए, बैंक्स को रीसेट करना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अंडर दिस सिस्टम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन एक्सटेंड लोन्स एट अ कम्पिटिटिव रेट टू द बोरोवर। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक जो होते हैं वो बोरोवर को दे सकते हैं, नॉट NBFC, क्योंकि NBFCs आर नॉट बैंक। ओके, करेक्ट पूछा है वन ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। ना 51st नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन आता है, सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आता है, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, जितने मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, कंस्ट्रक्शन वाले हैं, जनरेशन वाले हैं, वो सब किसमें आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। और ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज हो गया, होटल्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंशियल, रियल इस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ये सब किसमें आते हैं, टर्शियरी के अंदर आते हैं। तो अब देखते हैं सेकेंडरी के अंदर कौन है, कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, बिल्कुल है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज नहीं, ये टर्शियरी के अंदर आते हैं। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, यस, ये मैन्युफैक्चरिंग वाले भी किसमें आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं। करेक्ट पूछा है हमसे 1, 2 एंड 4 बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब समझते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, गरीब नहीं है। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब ऐसे कुछ सिचुएशंस आ गए, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए, परिस्थितियाँ आ गई जिसमें आदमी को जो बेनिफिट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, जो कि दूसरे लोग अफोर्ड कर रहे हैं उसको वो नहीं कर पा रहा है, ये रिलेटिव पॉवर्टी है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन सिचुएशन की वजह से नहीं कर पा रहा है, सो इट इज़ रिलेटिव पॉवर्टी। सो पॉवर्टी लाइन मेथड इज़ यूज टू एस्टिमेट, रिलेटिव पॉवर्टी डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ सर्कमस्टेंस इन विच पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी। अब एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक रिलेटिव है तो एक एब्सोल्यूट भी होगा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब ऐसा कंडीशन, ऐसा आदमी जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, बेसिक नीड्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। जो आदमी बेसिक नीड्स को अफोर्ड नहीं कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो कि फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ठीक है ना, हेल्थ, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करते हैं पॉवर्टी लाइन से, किससे, पॉवर्टी लाइन से। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं अब। पॉवर्टी लाइन मेथड इज यूज टू एस्टिमेट द इंसिडेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। नहीं, एब्सोल्यूट में पॉवर्टी को मेजर करते हैं इससे। पहला गलत हो गया, जब हमने हटाया सब कुछ को, आंसर मिल गया सेकेंड एंड थर्ड। लेकिन अब पढ़ लेते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी इंक्रीज विथ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल्स। बिल्कुल सही है। अगर कुछ चंद आदमी हैं वही सब चीज़ को ले जा रहे हैं, तो जो बड़े पॉपुलेशन है उससे क्या हो जाएगा, वो सब चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है तो वो हर कॉस्ट में ख़रीदना चाहेंगे, है ना। डिमांड जो होगा
उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर क्या होगा, जो लार्ज चंक ऑफ पीपल्स हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, रिलेटिव पॉवर्टी बढ़ेगा, मतलब उनके पास ऐसे सर्कमस्टांसेज आ जाएंगे जिसमें वो खरीद नहीं पाएंगे। सो ये सही है। सेकंड, मनरेगा एम्स टू रिड्यूस रिलेटिव पॉवर्टी, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रहा है वो, है ना, 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड पेड, है ना, वर्क दे रहा है, जिसके क्या होगा, रिलेटिव पॉवर्टी, जो सर्कमस्टांसेस थे जिसमें वो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था वो नहीं आ पाएंगे ना। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू, सॉरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ब्रीवर्डिक कर्व। ब्रीवर्डिक कर्व क्या होता है? ब्रीवर्डिक कर्व एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसके किसके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जॉब वैकेंसी रेट, दोनों के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कर्व कुछ ऐसा आता है, और यहाँ पे जब ये जो कर्व होता है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और जॉब वैकेंसीज बहुत कम है, ये टाइम किसको बताता है? ये टाइम ऑफ रिसेशन को बताता है। ओके, एक होता है ब्रीवर्डी कर्व और इसी से एक मिलता जुलता कर्व होता है फिलिप्स कर्व। ये जो फिलिप्स कर्व है वो क्या बताता है हमको? फिलिप्स कर्व शोस अस द रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशन बताता है फिलिप्स कर्व। ओके, सो अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट, ब्रीवर्डी कर्व पूछा है ना, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन। नहीं, ये फिलिप्स कर्व है। ब्रीवर्डी कर्व जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जॉब वैकेंसी रेट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। द ब्रीवर्डी कर्व एक्ट एज एन इंडिकेटर ऑफ रिसेशन इन अ इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। ब्रीवर्डी कर्व से क्या होता है? रिसेशन का पता चलता है हमको। करेक्ट पूछा है, टू ओनली बी। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन मेजरमेंट इन इंडिया। इन्फ्लेशन मेजरमेंट की बात करनी है। इंडियाज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, देख लेते हैं। इन्फ्लेशन कैसे मेज़र करते हैं इंडिया के अंदर? दो तरीके से मेज़र करते हैं, एक CPI से और एक WPI से। तो जो CPI है, ठीक है ना, उसको मेज़र उसको मेजरिंग देख लेते हैं एक बार। उसको मेज़र करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ओके, और ये WPI है वो करता क्या है? ये कैप्चर करता है एवरेज मूवमेंट ऑफ होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स, है ना, विच एक्सक्लूड टैक्सेस। इसमें टैक्सेस नहीं आते, याद रखना, टैक्सेस नहीं आते, माइनस टैक्सेस। ये क्या करता है? एवरेज मूवमेंट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, नाम समझ रहा है, होलसेल की प्राइस के चेंजेस को क्या करेगा? ये मॉनिटर करेगा। ओके, और CPI को पब्लिश कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर दी MOS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ये मेन चीज़ें हैं। और CPI जो होता है, यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि जो CPI है, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है CPI में गुड्स एंड सर्विस दोनों आते हैं, बट WPI में सिर्फ और सिर्फ गुड्स आते हैं, है ना। और ये जो CPI है, CPI इट इंक्लूड्स फूड आइटम, याद रखना, इट इंक्लूड्स फूड आइटम। तो फूड आइटम इंक्लूड करता है, तो इसके जो प्राइस चेंजेस होंगे इसके ये इफेक्ट आएगा यहाँ पे। और पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट, इंडियाज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड बाय द होलसेल प्राइस इंडेक्स। नहीं, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसको हम लोग CPI से मेज़र करते हैं, WPI से मेज़र करते नहीं हैं। ओके, और जो CPI है इट इंक्लूड्स फूड आर्टिकल्स, इट इज़ नॉट बाय WPI, इट इज़ बाय CPI। सेकेंड स्टेटमेंट, अ रिडक्शन इन टैक्स ऑन फ्यूल इज़ कैप्चर्ड व्हेन मेजरिंग द होलसेल प्राइस इंडेक्स। नहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स मैंने बोला तो था यहाँ पे, ये जो टैक्स को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है, सो यहाँ पे ये गलत हो गया। तो टैक्स को इंक्लूड नहीं करता तो रिडक्शन को कैसे पता चलेगा? इसको नहीं पता चल पाएगा। तीसरा, कोर इन्फ्लेशन डज नॉट मेजर प्राइस वेरिएशन इन फूड आइटम्स, बिल्कुल सही है। CPI और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में जैसे CPI में फूड में इंक्लूड किया था, CPI में फूड को एक्सक्लूड किया जाता है।
इसीलिए यहाँ पे ये मेज़र नहीं करता प्राइस वेरिएशन इन फूड आइटम्स। करेक्ट पूछा है हमसे, करेक्ट हो जाएगा बी 3 ओनली। 55th नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, सीरियल नंबर, पेमेंट मेथड एंड फीचर्स। पहला है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT, नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफ़र, सॉरी नॉट इकोनॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेक्स प्लेस इन बैचेस, बिल्कुल सही है, इसमें क्या होता है बैचेस में ट्रांसफ़र होता है। और आरटीजीएस में क्या होता है, एक साथ होता है, कंटिन्यूस होता है, बट जो लिमिट है ना वो 2 लाख होती है। इसमें कितनी होती है, लिमिट होती है, मतलब जो अपर लिमिट है वो होती नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं होती, याद रखना, इसमें कोई भी नो अपर लिमिट। और थर्ड है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस के लिए बात याद रखने की है कि इसमें अपर लिमिट होती है 5 लाख की, ठीक है। तो पहला सही है कि ट्रांसफ़र किसमें होता है, बैचेस में। सेकंड, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट टू बी रिमिटेड इज़ 2 लाख विथ नो अपर मैक्सिमम सीलिंग। हाँ, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। एंड इमीडिएट पेमेंट सर्विस में क्या होता है, इसमें अपर लिमिट होता है, कितना होता है 5 लाख। द पर ट्रांजेक्शन लिमिट इज़ करेंटली कैप्ड एट 5 लाख फॉर चैनल अदर देन SMS एंड IVRS। हो गया, तो दोनों गलत हो जाएंगे। करेक्टली मैच पूछा है हमसे, करेक्टली मैच हो जाएगा 1 ओनली, ए। विथ रेफरेंस टू भारत नेट, ठीक है, तो जो भारत नेट है ये क्या है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड सर्विस, ठीक है ना। और इसको BBNL दैट इज़ भारत ब्रॉडनेट नेटवर्क इम्प्लीमेंट करता है ना, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ओके। एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसको फंड कौन करता है, इसको फंड करता है USOF दैट इज़ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब पढ़ते स्टेटमेंट्स। पहला, द प्रोजेक्ट इज़ फंडेड थ्रू द USOF दैट इज़ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड and it is the world largest rural broadband connectivity project. Yes, it is being implemented by BSNL. No, it is implemented by BBNL, that is Bharat Broadband Network Limited. करेक्ट पूछा है अपने को, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2, ए। फिफ्टी 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस, नाम समझ रहा है ब्रीदिंग, सो समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू कोविड, दैट इज़ अ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, ठीक है ना, कोऑपरेशन है, बिल्कुल सही है। 58, विथ रेफरेंस टू रेमडेसिविर, ये देखो ये दोनों जो थे ना वो करंट अफेयर्स का पार्ट है, जुलाई 2021। विथ रेफरेंस टू रेमडेसिविर, ये भी जुलाई 2021 करंट अफेयर्स का पार्ट है। इसे रिसेंटली सीन इन न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग, इट इज़ अ डायरेक्ट एंटीवायरल एंटीजन दैट इज़ पोटेंट नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन इनहिबिटर, बिल्कुल सही है। इट हैज़ बीन अप्रूव्ड, जनरली क्या होता है इस तरह जो उठपटांग टाइप का ऑप्शन आता है वो सही होते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट साइड से उठाया जाता है, सीधे सही होते हैं। इट हैज़ बीन अप्रूव फॉर यूज अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग ड्रग कॉल्ड सोफोस्बीर, सही है। इट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट अफोर्डेबल एज वेल एज इफेक्टिव ड्रग रजिस्टर्ड फॉर हेपेटाइटिस C, ये भी सही है, ओके। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू स्वामी दैट इज़, ये भी करंट अफेयर का पार्ट 2021 जुलाई। स्वामी का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म जान लेंगे तो इसको मतलब समझ आ जाएगा क्या करना है। सोशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, ओके। स्वामी कंस्ट्रक्शन, ओके, स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग,
मिड इनकम हाउसिंग की बात करें तो यहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे, ये रहा। इट विल सर्व एज अ फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। या स्वामी फंड यही काम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक क्या करते हैं, ये आरबीआई के अंदर आते हैं और ये लाइन ऑफ क्रेडिट तक एक्सटेंड करते हैं, और ये जो होते हैं ना, ये इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किसको? अंडर परफॉर्मिंग कंट्रीज़ को। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम एडरिंग टू दी रिवर्स रेशियो रिक्वायरमेंट मैंडेटेड बाय द आरबीआई। यस, हाँ बिल्कुल, ये एक्सेप्टेड है, नॉट इंक्लूडेड, एक्सेप्टेड है ना। जो रिवर्स रेशियो रिक्वायरमेंट मैंडेट करना पड़ता है लोग बैंक्स को, उससे ये एक्सेप्टेड होते हैं, इनको नहीं करना पड़ता, तो ये सही है। द बैंक कैन एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट टू ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है। द बैंक प्रोवाइड इक्विटी सपोर्ट, दिस टाइप ऑफ एक्सिम बैंक प्रोवाइड इक्विटी सपोर्ट टू अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज अंडर इट्स अबहर्ट सीतेर प्रोग्राम, सही है। करेक्ट पूछा 1, 2 और 3।